आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट की जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं 6 जून के, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 जून वाली वीडियो मैंने थोड़ी सी लेट अपलोड की है और उसके बाद मैं 6 वाली कर रहा हूँ, अपलोड करूँगा। रिकॉर्डिंग एक साथ हो गई थी। 5 वाली में ना मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा लेट एक दिन और डिले करके उसको अपलोड किया है। चैनल नया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई हो रही होती तो मुझे कुछ चेक करना था कि किस तरीके से काम करती है। उसके लिए मेरे को थोड़ा डिले करना पड़ा। बेसिकली मुझे कुछ आवर्स का गैप देना था चैनल की वीडियो अपलोड में, इसलिए नाराज़ मत होइएगा। सारा काम आपका कंप्लीट होगा, कोई टेंशन मत लेना। कुछ लोगों की शिकायत रहती है, वो पुरानी वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि आपसे बात करनी है, ये पूछना है, वो पूछना है। तो जिन लोगों को भी मुझसे कुछ पूछना है, कुछ ने नए वीडियोज़ में भी कमेंट किया हुआ है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। उस टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पर मेंबर की लिस्ट होती है, उसमें एडमिन वाला मेरा नाम मिलेगा, योगी नाम से। आप वहाँ पे जाके मेरे को पर्सनली आपको टेलीग्राम पे मैसेज जो भी करना है मुझसे बात कर सकते हो वहाँ पर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और बात बतानी है, 7 जून का जो करंट अफेयर है वो नहीं आएगा, क्योंकि आपको सबको पता है 7 जून संडे को है, यानी कि कल। और मतलब जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी 6 जून की, वो संडे होगा और उस दिन शाम को कोई न्यूज़ नहीं आती है, तो मंडे को आप लोगों को कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी। मंडे को 8 जून को जो न्यूज़ आती है वो आपको ट्यूसडे को मॉर्निंग में मिल जाएगी। तो पहले मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, कभी लोग मैसेज कर करके पूछने लग जाए कहाँ है, नहीं आई। ठीक है, संडे को इनसाइट की न्यूज़ नहीं आती है। टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, यानी कि ड्रोन के रूल्स के बारे में। तबलीगी एक्टिविटी को वीज़ा वायलेशन में ऐड कर दिया है कुछ। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या है कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। लिडार टेक्नोलॉजी को कहाँ से कैसे यूज़ किया जा रहा है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। नगर वन स्कीम क्या है। ऑयल स्पिल हुआ है रशिया के आर्कटिक रीजन के अंदर। सुंदरबंस डेवस्टेट हो चुके हैं साइक्लोन एम्फान की वजह से। और यूएपी एक्ट हमारा जो है वो क्या है। यूएपी एक्ट के बारे में आपको पता होगा, रिसेंटली कुछ वो जो एंटी सीए प्रोटेस्ट हुए थे उसमें कुछ लोगों को पकड़ा गया था, तो कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया, इसके कारण ये न्यूज़ में है। जो लोग नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको बता देता हूँ, प्रीलिम स्पेसिफिक सेक्शन हम लोग इन वीडियो में डिस्कस नहीं करते हैं। इनका सबका मंथली कंपाइलेशन का एक साथ आता है, उसमें 1 या 2 वीडियो कंबाइन होकर बन जाती है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, यूएस के रूल्स आए हैं 2020 के। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम क्या होता है? ऐसा एयरक्राफ्ट सिस्टम जिसमें कोई मैन नहीं होता, चलाने वाला पायलट नहीं होता, उसमें बैठा नहीं होता है। वैसे पायलट होते हैं, वो रिमोट कंट्रोल से उनको एक्सेस कर रहे होते हैं। स्पेशली जो आप लोगों ने ड्रोन्स वगैरह देखे होंगे ना आजकल, तो ये शादी वादी की शूटिंग वूटिंग पे भी बहुत यूज़ होने लग गए हैं, उसी को बोलते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। इनके कुछ रूल्स निकाले हैं किसने? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से निकाले हैं, 2020 के लिए नोटिफिकेशन दिए हैं। ये रूल्स कहाँ पर फोकस करेंगे, कैसे इनका प्रोडक्शन रेगुलेट करना है, इंपोर्ट कैसे होगा, ट्रेड, ओनरशिप, ऑपरेशन कैसे करेंगे, उन सबको लेकर। और दे विल ऑल्सो क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर देयर यूज बाय बिजनेसेस उनको कैसे यूज़ करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग उनका रूल्स का, प्रोटोकॉल्स का, नॉर्म्स का एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, एकदम फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ध्यान पे देना इनको। ड्रोन को सेल कौन कर सकता है, बेच कौन सकता है? ऑथराइज्ड एंटिटीज़ ही है, प्राइवेट में आप जाके नहीं बेच सकते। ड्रोन्स कैसी चीज़ें जो है, स्पेशली जो फ्लाइट वाली चीज़ें होती हैं, सबके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। ऑन और ऑपरेट कौन कर सकता है? वो एंटिटीज़ जिनको डीजीसीए ने ऑथराइज किया हुआ है। डीजीसीए किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अच्छा, डायरेक्टर जनरल ये एक पोस्ट का नाम है, ध्यान रहे। परमिट्स फ्लाइंग दीज ऑल्सो हैव टू बी सॉट ऑनलाइन एंड ए लॉग हैज़ टू बी शेयर्ड आफ्टर द फ्लाइट, यानी कि परमिशन जो है वो आपको ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। प्लस में लॉग क्या होता है, आपने एक फाइल क्रिएट होती है हर एक ड्रोन की लॉग की, कि आप लोगों ने कहाँ फ्लाई किया, कितनी देर तक फ्लाई किया, क्या पर्पज़ था, क्या कुछ उसमें आपका मोटिव, सब कुछ वो आपका एक लॉग क्रिएट करके आपको देना पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी, ये जो नॉर्म्स अप्लाई होते हैं सारे एग्जिस्टिंग ड्रोन्स, यानी कि इसके बाद जो आएंगे उन पर भी और इससे पहले भी जो आ चुके हैं, हर एक के ऊपर ही एप्लीकेबल है। एक्सेप्शन किनको दी गई है, बहुत ध्यान से सुनना। नैनो ड्रोन्स होते हैं जिनका वजन 250 ग्राम से या फिर उनसे कम होता है, दे कैन बी ऑपरेटेड विदाउट अ ड्रोन पायलट लाइसेंस। प्लस में इसकी हाइट जो है 15 मीटर तक की होती है। इतनी ही परमिशन है कि इतने तक आपको नैनो ड्रोन 15 मीटर की हाइट तक उड़ाने हैं, तो आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपको कोई भी ड्रोन उड़ाना है तो आपको लाइसेंस और परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। कोई भी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम शैल बी ऑपरेटेड इन इंडिया अनलेस उनका कोई एग्जिस्टेंस में एक थर्ड वैलिड पार्टी के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो ना, एग्जैक्टली वैसे ही। रूल नंबर 36 और 38 क्या कहते हैं? देखो, रूल नंबर की बात की जा रही है तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, इवन अगर आपने मेंस में क्वेश्चन लिख दिया तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। मिनिस्ट्री के जो ड्राफ्ट है वो ये बताता है कि कोई भी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट शेल कैरी एनी पेलोड, कोई भी पेलोड कैरी नहीं करेगा जब तक डीजीसीए से परमिशन नहीं है। पेलोड क्या हो सकता है? पेलोड भैया जैसे अमेजोन कंपनी कल को यूज़ करना स्टार्ट कर दे कि भैया सामान डिलीवर करना है, तो उसका पेलोड हो जाएगा। कोई डिफेंस मिनिस्ट्री वाले भी अगर चाहें तो उनको कोई एम्यूनिशन वगैरह इधर से उधर पास करना है, ड्रोन के थ्रू फटाफट कराना है, तो वो पेलोड हो जाएगा। लेकिन ये सब के सब आपको डीजीसीए की परमिशन से ही करने हैं, वो परमिशन दे देंगे, फिर आपको जो चाहे आप ट्रांसफ़र करना है आप कर सकते हो।
नीदर शैल ए पर्सन ड्रॉप और प्रोजेक्ट और कॉज और परमिट टू बी ड्रॉप प्रोजेक्ट फ्रॉम ए यूएस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम इन मोशन एनीथिंग, कुछ भी आप उठाना गिराने का सामान भी उसमें से नहीं करेंगे एक्सेप्ट वन स्पेसिफाई, जब स्पेसिफाई किया हुआ हो। अब जैसे डीआरडीओ है, डीआरडीओ का तो काम ही होता है ना ये सब ड्रोन वगैरह बनाने की टेस्टिंग करना, तो उनको बार बार जाके परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी इनसे, डीजीसीए से। वो एक बार परमिशन लेते हैं, पूरा कोटा का कोटा उठाते हैं, इतने टाइम तक हम लोग टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे हैं, हमारी ये रेंज होगी, वहाँ पर हम अपना उड़ाएंगे। इन लोगों को स्पेसिफिक परमिशन मिल जाती है। एलिजिबिलिटी क्या है? फॉर ओनिंग और यूजिंग अ ड्रोन वन हैज़ टू बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। अगर आपको ओन करना है, खुद की पोजीशन में रखना है, अपने नाम पे करना है, तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। इन केस ऑफ कंपनीज, अगर कंपनी इनको ओन करना चाहती है तो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो उनका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है हैज़ टू बी इन इंडिया एंड द चेयरमैन एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडियन सिटीजन। तो कितना अच्छा इन्होंने एलिजिबिलिटी का डाल दिया। अगर किसी कंपनी को ड्रोन यूज़ करना है, ठीक है, तो उनका जो मेन प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वो इंडिया में होना चाहिए, प्लस चेयरमैन और 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ऑल्सो जो बिजनेस ऑपरेटिंग ड्रोन्स है दे शुड बी सब्सटेंशियली ओन्ड एंड इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय इंडियन नेशनल्स। किसी भी फॉरेनर को आप ड्रोन का कंट्रोल वगैरह नहीं दे सकते इंडिया के अंदर, अगर आपको बिजनेस ऑन करना है इसमें। तो नीड क्या है इन रूल्स की, ऐसे रूल्स बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी है हमको? ड्रोन्स को बहुत वाइडली यूज़ किया जा रहा है कमर्शियली, सेफ्टी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और सर्वेलेंस, जांच पड़ताल के ऑपरेशंस के लिए, जो कि कट डाउन करता है मैन पावर की रिक्वायरमेंट और कॉस्ट को। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्विक होता है, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो कीन टू एनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स। गवर्नमेंट बहुत चाहती है कि हम लोग अपने कंट्री के अंदर ही इनका प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है। इवन छोटे छोटे बिजनेस में भी आजकल ड्रोन का बहुत यूज़ होने लग गया है। बिसाइड्स ये जो रूल्स हैं ये ऐसे टाइम पर आए कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान, जिसने हाईलाइट किया है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरफेस एंड कॉस्ट्स, ठीक है। विच ड्रोन्स डू नॉट रिक्वायर परमिशन, नैनो ड्रोन्स हो गए 250 ग्राम तक के होते हैं। हु कैन ओन एंड ऑपरेट, जिनको परमिशन मिल जाती है डीजीसीए से, प्लस बिजनेस के अंदर वो अपने हम लोगों ने कंडीशन पढ़ ली थी ऊपर। परमिशन कौन देता है? डीजीसीए देता है। रूल नंबर 36 और 38 क्या होते हैं? पेलोड कैरी नहीं करना। इस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नेसेसरी? यस, वेरी मच नेसेसरी। तबलीगी एक्टिविटी नाउ अ स्पेसिफिक वीज़ा वायलेशन। अगर आप लोगों को वीज़ा लेके आप इंडिया में आए और तबलीगी जमात की आप एक्टिविटी में इनरोल्ड है, तो आपको क्या किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आएगा कि आपने वीज़ा के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको वायलेट किया है। तो होम मिनिस्ट्री ने इंक्लूड किया है इंडल्जिंग इन तबलीगी एक्टिविटीज़ एज अ स्पेसिफिक वीज़ा वायलेशन। अगर आप तबलीगी जमात की एक्टिविटीज़ में इनरोल होते हैं वीज़ा से इंडिया में आके, तो आप वीज़ा का वायलेशन कर रहे हैं। ये एक नई अमेंडमेंट दी है, किसने दी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। ओवरव्यू क्या है अमेंडमेंट का? उन्होंने एक नई कैटेगरी ऐड कर दी है, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंगेजिंग इन तबलीगी एक्टिविटीज़। ध्यान रहे ये एक्टिविटी ये एक नई कैटेगरी ऐड की है। इन कहाँ पर है कि जनरल पॉलिसी गाइडलाइंस रिलेटिंग टू इंडियन वीज़ा। ये जो गाइडलाइंस हैं ये प्रोवाइड करती हैं डिटेल्स 24 कैटेगरी में वीज़ा की, और बहुत सारी वेरियस कंडीशंस हैं जिसके अंडर दे कुड बी ग्रांटेड ऑनलाइन और बाय मिशंस अब्रॉड, ठीक है। 500 रुपये तक का फाइन लगे, $500 तक का, 500 रुपये तक का नहीं है, $500 तक। अच्छा, इसका एक बार हम कैलकुलेशन करें, मान लो 70 रुपये का अगर वो चल रहा है हमारा प्राइस, ठीक है, और 500 लग गया, तो 7 5 35 और उसके पीछे 3 जीरो, यानी कि 35,000 रुपये तक का आपको फ़ाइन हो सकता है अगर आपने ये वीज़ा वायलेशन किया, तबलीगी एक्टिविटीज़ में आप एनरोल हुए तो। Such an overstay of more than 2 years, visiting protected areas and cases involving both overstay और visa violation, ये सारी कैटेगरीज हैं। इनके अंदर अगर आपने ऐसा कुछ किया तो भैया आपको $500 का फाइन लग सकता है। अब ये जो अमेंडेड गाइडलाइंस हैं इसमें फॉरेन नेशनल्स ग्रांटेड एनी टाइप ऑफ वीज़ा, किसी भी टाइप का वीज़ा आपको मिला है, और जो OCI है हमारे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स हैं, वो उनको परमिशन नहीं मिलेगी कि वो अपने आप को तबलीगी वर्क के अंदर एंगेज करें। देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन। आप रिलीजियस प्लेसेस पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप नॉर्मल रिलीजियस एक्टिविटीज़ अटेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तबलीगी रिलेटेड एक्टिविटीज़ एनरोल करेंगे तो आप वायलेशन कर रहे हैं। हाउएवर प्रीचिंग रिलीजियस आइडियोलॉजी, प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है, धार्मिक उपदेश देना, मेकिंग स्पीचेस इन रिलीजियस प्लेसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो वीडियो पैम्फलेट पर्टेनिंग टू रिलीजियस आइडियोलॉजी, स्प्रेडिंग कन्विक्शन एक्सेट्रा विल नॉट बी अलाउड। ध्यान रहे ये सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। स्पेशली इन्होंने देखो स्प्रेडिंग कन्वर्जन, ये कन्वर्जन के बारे में आप लोग अगर एक चैनल है ट्विटर के ऊपर जाना, ट्विटर पे लिखना नो कन्वर्जन करके, एक बहुत ही खूबसूरत चैनल है। उसमें किस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज आके इंडिया के अंदर कन्वर्जन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरे रिलीजन्स वालों को, उनका टारगेट है रूरल के, ट्राइबल एरियाज़ के जो अनएजुकेटेड लोग हैं ना, उनको करते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको मिल जाएगी, आप लोग भी हैरान रह जाओगे कि इंडिया के अंदर मास स्केल के ऊपर कन्वर्जन चल रहा है, मास स्केल के ऊपर।
इशू क्या है, होम मिनिस्ट्री जो है वो नोडल एजेंसी है। नोडल वर्ड का मतलब होता है एग्जीक्यूटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है जो परमिशन देती है किसी भी फॉरेनर को पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 960 फॉरेनर्स को ब्लैकलिस्ट किया था जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था जो तबलीगी जमात का इवेंट हुआ था ना मार्च में निज़ामुद्दीन के मरकज़ में दिल्ली में मार्च 2020 में। इसके कारण बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आई थी कि इन लोगों ने देवर द इनिशियली दिल्ली जैसे एरिया के अंदर और कंट्री से, दिल्ली के मतलब तबलीगी से कंट्री वाइड जो स्प्रेड करने में जो कोरोना वायरस को जो हाथ था वो बताया जा रहा था कि इन लोगों का था, लेकिन बाद में पता चला कि ये और भी बहुत सारे तरीक़ों से फैल रहा था। एक फॉरेनर हु इज़ ब्लैक लिस्टेड कैन नॉट गेट अ वीज़ा फ्रॉम एनी ऑफ द मिशंस टू कम टू इंडिया। किसी भी मिशन से, यानी कि जो इंडिया के जितने भी मिशन थे दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ से उसको कोई परमिशन नहीं मिलेगी इंडिया में आने की अगर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो। तबलीगी जमात क्या है, देखो जिसको तबलीगी जमात के बारे में डिटेल में जानना हो ना, मैं आपको बताता हूँ कौन सी वीडियो में अपलोडेड है इसी चैनल की। अभी आप वीडियो देखते देखते प्लेलिस्ट खोलो, ठीक है, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट खोलो। प्लेलिस्ट में ना 2-3 प्लेलिस्ट के नीचे आपको मिलेगी अप्रैल इनसाइट मंथली करंट अफेयर्स। ध्यान रहे, इनसाइट अप्रैल मंथली करंट अफेयर्स, उसकी पहली ही वीडियो के अंदर आई थिंक फर्स्ट या सेकंड टॉपिक के आसपास ही तबलीगी जमात का, उसमें मैंने बहुत खूबसूरती से समझाया रखा है शिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तबलीगी कौन होते हैं, क्या होते हैं। यहाँ पर बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसको फाउंड किया था देवबंदी इस्लामिक स्कॉलर ने मेवात में जो कि उत्तर प्रदेश में 1926 के अंदर। तबलीगी जमात सोसाइटी ऑफ प्रीचर यानी कि उपदेशकों का समाज फोकस करता है प्योरीफाइंग द मुस्लिम फेथ, जो इस्लाम के प्रति जो भरोसा है ना उसको प्योरीफाई करने में इनका मोटिव होता है। इट हैज़ प्रेजेंस इन 150 कंट्रीज। बेसिकली क्या करते हैं ना ये, जैसे इंडिया का इस्कॉन हो गया, ठीक है, इसका इंडिया का इस्कॉन जगह जगह पे फैला हुआ है। इस्कॉन वाले क्या करते हैं, इस्कॉन वाले लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, अध्यात्म के बारे में बताते हैं, रिलीजन के बारे में, कृष्णा के बारे में बताते हैं। दे वांट पीपल टू डू इनटू जप तप, ये मतलब ध्यान जप इन चीज़ों के अंदर प्रीच करते हैं कृष्णा की नॉलेज को। तबलीगी वाले इस्लाम की नॉलेज को प्रीच करते हैं। तो हर एक रिलीजन की अपनी अपनी कुछ कुछ ऐसी जमात होती है। जमात वर्ड का वैसे अगर उर्दू में मीनिंग देखो तो क्लास को बोलते हैं, कक्षा होती है ना हमारे स्कूल में क्लास, तो तबलीगी जमात। व्हाट इज तबलीगी जमात हम लोगों ने पढ़ लिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज फाउंड इन इंडिया, बिजनेस वीज़ा हो गया, ट्रैवल वीज़ा हो गया, टूरिज्म वीज़ा हो गया, जॉब वीज़ा हो गया, और बिना जाने इंडस्ट्रियल वीज़ा हो गया। बहुत तरह के वीज़ा होते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया को वीज़ा इशू करने वाली अथॉरिटी कौन होती है, वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ध्यान रहे, नोडल एजेंसी इंडिया के अंदर जो परमिशन देती है फॉरेनर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरनेशनल इवेंट में, वो होती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF, इन एन एफर्ट टू गिव डिजिटल पेमेंट्स को एक बूस्ट देने के लिए, ठीक है, एक पुश देने के लिए रिजर्व बैंक ने एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया है। कितने रुपए का, 500 करोड़ रुपए का, ठीक है भैया। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव ये कि ये फंड क्या करेगा, एनकरेज करेगा एक्वायरर को कि डिप्लॉय पॉइंट ऑफ POS देखो मशीन होती है, जब आप शॉप पे जाते हो ना तो कार्ड स्वाइप करने की मशीन होती है शॉप पे, जब आप पैसा देते हो कि भैया कार्ड से पैसे ले लो, वो छोटी सी मशीन होती है, उसमें कार्ड स्वाइप करते हैं, पिन डालते हैं, पैसा काटते हैं, उस मशीन को POS बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। तो इनका मोटिव ये है कि जो एक्वायरर होते हैं उनको एनकरेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा POS का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और उसे डिप्लॉय किया जाए फिजिकल और डिजिटल Tier 2 और Tier 6 सेंटर्स के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इनका फोकस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इस पर्टिकुलर फंड का फोकस। कंट्रीब्यूशंस क्या है फंड के, RBI ने इनिशियल कंट्रीब्यूशन दिया है 250 करोड़ का, ठीक है, जिसमें हाफ ऑफ द फंड हो गया क्योंकि 500 करोड़ का तो टोटल ही है। रिमेनिंग कहाँ से आएगा, जो भी बैंक्स कार्ड इशू कर रहे हैं और जो भी कार्ड के नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो देंगे 250 करोड़ सब मिला के। मैनेजमेंट फंड को गवर्न करेगा एक एडवाइजरी काउंसिल होगा, ठीक है, और उसको मैनेज और एडमिनिस्टर कौन करेगा, RBI करेगा, ठीक है। नीड फॉर और सिग्निफिकेंस दोनों के दोनों एक ही जगह पर आ गए। ओवर द ईयर्स पेमेंट का जो इकोसिस्टम कंट्री में वो इवॉल्व हुआ है, स्पेशली डीमोनेटाइजेशन के बाद जैसे भीम आई है। वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन जैसे बैंक अकाउंट के अंदर मोबाइल फोन, कार्ड एटसेट्रा। To provide further fillip to digitization of payment status, it is necessary to give impetus to acceptance infrastructure across the country। देखो डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट के लिए इम्पीटस का मतलब होता है समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट टू समथिंग एल्स, यानी कि अगर हम POS के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करेंगे इंडिया में तो उसका इम्पीटस क्या होगा, वो किसको एनकरेज करेगा, डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट सर्विसेज को, ठीक है। और अनडिजर्व्ड एरिया के अंदर ये लोग कहना चाह रहे थे ना, ऊपर इन्होंने मेंशन किया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो फोकस है अनडिजर्व्ड एरियाज। फंड इज ऑल्सो इन लाइन विद द मेजर्स प्रपोज, जो विजन डॉक्यूमेंट है ना पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स का इंडिया का 2019 से 21 2 साल वाला, उसी की लाइन के ऊपर है, यानी कि उसी से अलाइन करके हैं, उसी की गाइडलाइंस वगैरह को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एनहेंस्ड एबिलिटी जो POS इंफ्रास्ट्रक्चर की है उसका
सपोज इसलिए है क्योंकि वो रिड्यूस करेगी डिमांड ऑफ कैश। जितने ज़्यादा कार्ड यूज़ करोगे, जितने ज़्यादा पीओएस मशीन यूज़ होगी, उतना ही ज़्यादा कैश कम से कम यूज़ होगा। 2021 तक हमारा टारगेट, हम लोग सोच रहे हैं कि 5 मिलियन एक्टिव पीओएस हमारे पास होंगे। पीओएस मैंने आपको बता दिया था, वो कार्ड स्वाइप वाली मशीन। एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड क्या है? इसी तरीके से लास्ट ईयर आरबीआई ने प्रपोज किया था कि वो एक एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड प्रपोज किया था, हाँ, एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड विच विल बी यूज टू डेवलप कार्ड एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इस बार ये पीओएस का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं। पिछली बार क्या था? कार्ड के एक्सेप्टेंस का, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसको मैच कर पाए, कार्ड को एक्सेप्ट करें दुकानदार वाले, इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, यूजर्स ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड का यूज़ करें। अब ये क्या कर रहे हैं? पीओएस को भी साथ में इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आपस में एकदम सिंक करके चल रहा है ये प्रोजेक्ट जो है इनका। फंड विल बी यूज टू एंश्योर ग्रोथ ऑफ कार्ड एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज स्वाइप मशीन्स अक्रॉस द कंट्री, पर्टिकुलरली टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ के अंदर। पीआईडीएफ की कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने बिल्कुल ऊपर देखो, ये ध्यान रहे जिसने ध्यान दिया है। ऑब्जेक्टिव ये रहे, कंट्रीब्यूशन ये रहे, मैनेजमेंट ये रहा, ठीक है, ये पढ़ लिया तीनों। आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का टेन्योर 3 साल का होता है भैया। एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसमें से 2 जो होते हैं वो बेसिकली आरबीआई की रैंक से ही निकल के आते हैं। और स्पेशली जो डिप्टी गवर्नर्स वगैरह होते हैं ना, आईएएस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, उसमें से एक का इकोनॉमिस्ट भी होता है उसमें बहुत हद तक। पीओएस डिवाइसेस क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। एटीएम नेटवर्क को इंडिया में कौन मैनेज करता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको मैनेज करता है। आई थिंक जिन लोगों ने वो कर लिया होगा ना, जो लोग विजन के मंथली कंपाइलेशन जो मैंने जैसे रिसेंटली मैंने जो अपलोड किया हुआ है, उनको पता होगा कि ये एटीएम वाला, उसमें बहुत बड़ा टॉपिक आया था, बहुत ही अच्छा खूबसूरत, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विजन की मंथली कंपाइलेशन बिल्कुल भी मिस मत करो। इनसाइट की रिवीजन करने के लिए रखो, इनसाइट की नोट्स बिल्कुल बेशक मत बनाओ, लेकिन विजन की बहुत बहुत ज़रूरी है आपको करनी। सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, लास्ट बच रही हो। अब देख रहा हूँ मैं उसको, लोग पे व्यूज़ नहीं दे रहे हैं, लोग उसको ध्यान रेगुलर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उसको लास्ट वाले को भी डिले कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने किया तो उनके लिए मैं पूरी भी करूँगा उसको। लास्ट वीडियो बच रही, पूरी सीरीज़ हो चुकी है मेरी वो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की स्लाइड जो है सेव कर रखी है। द लॉस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज चूजन। एक ऑल्टरनेटिव का आप चूज कर लेते हो तो दूसरे ऑल्टरनेटिव का लॉस हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। LIDAR, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये क्या चीज़ होती है? आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं अब वो यूज़ कर रहे हैं लिडार का डेटा कंटिन्यू करने के लिए अपनी रिसर्च पेंडेमिक के दौरान। इस मेथड के अंदर वो क्या करते हैं? हाई रेजोल्यूशन मैप्स बनाते हैं यूजिंग लेज़र लाइट, ठीक है। लिडार क्या होता है? देखो एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जिसमें लाइट को यूज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ ए पल्स लेज़र, ठीक है, जो क्या करती है? मेजर रेंजेस बनाती है वेरिएबल डिस्टेंसेस के अर्थ के ऊपर। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा, अगर जैसे सोनार याद होता है ना, सोनार शिप के अंदर लगा होता है, सबमरीन में लगा होता है, वो क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेस को नीचे तक भेजता है, तो सी सरफेस पे जहाँ भी टकराती है फिर वहाँ से वापस आती है, तो उसका टाइम नोट किया जाता है। तो हम उससे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका टाइम कितना लगा है और कितने डिस्टेंस के बाद ये वापस आई है, तो हमको पता चल जाता है कितने नीचे कोई सरफेस है हमारा। यहाँ पर लेजर लाइट की हेल्प से हम लोग एयर से, ठीक है ना, लिडार का जो यूज़ होता है ना, स्पेशली एयरक्राफ्ट वगैरह के अंदर, हेलीकॉप्टर वगैरह के अंदर, इन सब के अंदर यूज़ होता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट भी इसको यूज़ करके मैपिंग वगैरह का कुछ आइडिया लगा रहे हैं। ये जो लाइट पल्सेस होते हैं ना, कंबाइंड किए जाते हैं दूसरे डेटा के साथ, ठीक है, जो कि एयरबोर्न सिस्टम मैंने आपको बताया था, जनरेट करते हैं बहुत ही प्रिसाइज 3D इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ और उसके सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो काम कैसे करता है। जो लिडार का इंस्ट्रूमेंट होता है ना, प्रिंसिपली उसके अंदर एक लेज़र होता है, एक स्कैनर होता है और एक स्पेशलाइज जीपीएस रिसीवर होता है। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इसको मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्वायर करने के लिए लिडार डेटा ओवर द ब्रॉड एरियाज। लिडार एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल फॉलो करता है। प्रिंसिपल के बारे में आपको याद होना चाहिए। देखो आपको याद होगा साइंस में भी, अगर आप लोग स्कूल में थे तो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था याद करना, ठीक है। लिडार का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, थ्रो द लेजर लाइट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, कैलकुलेट करो उसका टाइम कितनी देर में वो वापस लौट के आ गया है, उसी के हिसाब से आप डिस्टेंस और शेप उसकी बना सकते हो। ये ऑटोमेटिक सिस्टम कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। Given the speed at which the light travels approximately 186,000 miles per second, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एग्जैक्ट डिस्टेंस टू लिडार अपीयर्स टू बी इनक्रेडिबली फास्ट, इससे बहुत फास्ट होता है। ये देखो आपको इमेज दिख रही है, ये कोई एयरक्राफ्ट है, इससे नीचे लेजर निकल रही है, यहाँ हर एक चीज़ की देख लीजिए किस डिस्टेंस से कितनी आ रही है, उससे एक 3D मैप बन जाता है।
चैलेंजेस क्या होते हैं लिडार्स के? पहली बात तो फॉग में यूज़ नहीं कर सकते, रेन में, स्नो में और डस्टी वेदर में यूज़ नहीं कर सकते। स्ट्रगल्स होते हैं डिटेक्ट करने में ग्लास वॉल और डोर को, विच इज़ वाई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर जो हैं और सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो यूज़ करें लिडार को अलॉन्ग विद सेकेंडरी कैमराज, क्योंकि उसके अंदर भी वो लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन सेकेंडरी कैमराज भी और सेंसर भी यूज़ किए जाते हैं। जीपीएस क्या होता है? जीपीएस मैंने आपको बता दिया था, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। लोकेशन बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज ऑफ वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। लिडार कैसे काम करता है, ऊपर पूरे का पूरा प्रिंसिपल हम लोगों ने देख लिया। एप्लीकेशन ऑफ लिडार हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। लेज़र क्या होता है ये मैं आप लोगों को अभी, जो वेरियस नेविगेशन वगैरह यूज़ किया जाता है ना, वो ये देखो ऐसे होता है। जैसे जीपीएस है वो यूनाइटेड स्टेट का है, ग्लोनास करके है वो रशिया का है, गैलीलियो है वो यूरोप का है, बाइडू है वो चाइना का है। इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ जो है अपना अपना यूज़ करती हैं। गगन जो है वो इंडिया का है, ठीक है, ये भी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, इट इज़ स्टिल अंडर प्रोसेसिंग। फिर हमारा नेक्स्ट था कि लेज़र क्या होता है। तो लेज़र की मैं पहले आपको फुल फॉर्म दिखाता हूँ, ठीक है। लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बेसिकली आप लोग देखो यार, आपको लेज़र नाम सुनते समझ में आ गया मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से डिवाइस होती है, वो लाइट थ्रो करती है और हमारी जो टेक्निक है लिडार के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ उसका डिस्टेंस मेजर करके सब कुछ बता देती है जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नगर वन स्कीम। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो भी रिसेंटली पास हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया नगर वन स्कीम जो कि सिटी फॉरेस्ट स्कीम है। इस स्कीम में क्या होगा, एम्फोसाइज करेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री के ऊपर। एम्फोसाइज का मतलब होता है फोकस करना, ठीक है। इस स्कीम के अंदर 200 अर्बन फॉरेस्ट जो है ना उनको डेवलप करेंगे ऑल ओवर द कंट्री आने वाले अगले 5 सालों के अंदर। ये स्कीम प्रोवाइड करेगी अपॉर्चुनिटी स्टेट्स को ताकि वो मैनेज कर सकें अपने अर्बन के इकोसिस्टम को। अर्बन फॉरेस्ट को क्यों फोकस किया जा रहा है ये ध्यान में रखने वाली बात है। जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है ना, हैज़ ट्रेडिशनली बीन कंसिडर कन्फाइंड टू रिमोट फॉरेस्ट एरियाज, बट इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन नीड हैज अराइजन टू सेफगार्ड एंड सेव द बायोडाइवर्सिटी इन अर्बन एरियाज ऑल्सो। वो कहने की ज़रूरत है भैया, जिस तरीके से हम लोग का शहरीकरण बढ़ रहा है ना, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हमें अर्बन एरियाज़ में सेव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अर्बन फॉरेस्ट है वो बेस्ट वे हैं टू ब्रिज दिस गैप, हैंस दिस स्कीम। नीड फॉर प्रोटेक्शन क्या है, इंडिया इज़ एंडाउड विद रिच बायोडाइवर्सिटी। इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत रिच है, बहुत सारे स्पीशीज़ है एनिमल्स के, प्लांट्स के। एंड वी आर होस्ट ऑफ 4 ऑफ द 35 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये आपको नोट डाउन करके लेना। इंडिया के अंदर वो जो 35 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स है उसमें से 4 इंडिया के अंदर हैं, ठीक है। हाउएवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके कारण जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट का प्रेशर है, विच इज़ कॉजिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी वाइटल, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑन दिस प्लेनेट एंड इज अ की टू प्रोवाइडिंग वेरियस इकोलॉजिकल सर्विसेज। बहुत सिंपल इंग्लिश है, इसमें कुछ बताने का है नहीं। ये अच्छी न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। ऑयल स्पिल हुआ है रशिया की एक रिवर के अंदर, आर्कटिक रीजन के अंदर, इसलिए रशिया ने वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। और मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा इसके अंदर, मैंने स्लाइड खोली हुई है। एक पावर प्लांट है, वहाँ से फ्यूल लीक हुआ है, बेसिकली डीजल लीक हुआ है। कितना लीक हुआ है, 20,000 टन, बहुत ज़्यादा होता है। रिवर की जो लेंथ है वो 60 किलोमीटर के आसपास है और जो स्पिल है वो तकरीबन 12 किलोमीटर तक का स्पिल हो चुका है अभी तक का, ठीक है। और जो सरफेस है उसको क्रिम्सन रेड कलर का हो गया। क्रिम्सन रेड कैसा होता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये रहा, देखो इस तरीके की रिवर है, ठीक है। ये जो बीच में उन्होंने लगा रखा है ना, इसको बूम ऑब्स्टेकल बोलते हैं। इससे क्या होता है कि स्पिल वगैरह को रोकने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह का कलर हो गया है इनकी रिवर का, ये आपको कलर दिखाई दे रहा होगा, इसको क्रिम्सन रेड बोलते हैं। तो दिस इज़ द मैप। बेसिकली ये रिवर थी, देखो इसमें जो रेड पार्ट है वो पूरा का पूरा वहाँ पर ऑयल स्पिल हो चुका है। और पास से देखते हैं तो इस तरह से वहाँ की बहुत सारी लाइफ जो लाइवलीहुड है वो सब डिस्टर्ब हो चुकी है। फिशेज़ वगैरह जो वहाँ पर डेड हो चुकी है। रशिया से कि उनको तकरीबन 8 से 10 साल लग जाएंगे इस रिवर को पूरा का पूरा रिकवर करने में, और उसमें बहुत ही बिलियंस ऑफ अमाउंट उनका इन्वेस्ट होने वाला है। तो इसलिए वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि अगर किसी ने गलती से भी इस डीजल के अंदर आग लगा दी तो आप सोच सकते हैं कितने दिनों तक ये आग चलेगी और कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है इसके कारण। बूम ऑब्स्टेकल मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से लगाया जाता है बूम ऑब्स्टेकल, ठीक है, ताकि जो अनवांटेड मटेरियल होता है ना वाटर के फ्लो के अंदर उस सबको रोका जा सके। बस ये ऊपर वाली ही इमेजेस हैं, इन दो से आपको आइडिया लग जाएगा बूम ऑब्स्टेकल क्या चीज़ होती है, ठीक है।
वेयर द इंसिडेंट टुक प्लेस, इंसिडेंट हुआ कहाँ पर है, ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। इसी के अंदर मैप दे रखा है, देखो आर्कटिक सी ऊपर की तरफ है, ये ऊपर आर्कटिक ओशन है, ठीक है। ये रशिया का सर्बिया रीजन है। यहाँ पर कारा सी है, कारा सी से ही जो एक रिवर का फ्लो इधर देख रहे हो आप लोग, ये पाइसिना रिवर के थ्रू होते हुए इधर को जा रहा है। यहाँ पर इनका पाइसिनो लेक है, ठीक है। पाइसिनो लेक के आगे की तरफ देखते हैं, जो साउथ की साइड में यहाँ है अंबर माया रिवर, ठीक है। इस रिवर के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। वापस चलते हैं। अंबर नया रिवर के अंदर ये हुआ है। ये रिवर है, पार्ट ऑफ नेटवर्क है किसका, जो एनवायरमेंटली सेंसिटिव आर्कटिक ओशन है ना, उसी का पार्ट है। इमरजेंसी मेजर्स अनाउंस कर दिए हैं रशिया के क्रास्नोयार्स्क रीजन के अंदर। ये आपको नाम पता होना चाहिए कौन से रीजन के अंदर हुआ है। ये लोकेटेड इन द वास्ट एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड साइबेरियन पेनिनसुला के अंदर है। ये पावर प्लांट जो लोकेटेड है वो रीजन ऑफ नॉर्लिक्स सिटी, ये सिटी का आपको नाम मालूम होना चाहिए। ये मॉस्को के नॉर्थ ईस्ट में है, 3000 किलोमीटर। जैसा लीक कैसे हुआ है, जो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना वहाँ पर, वो बना हुआ है परमाफ्रॉस्ट के ऊपर। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये देखो, परमाफ्रॉस्ट वो ग्राउंड होता है जो बहुत 2 या 2 से ज़्यादा साल तक अगर फ्रोजन रहता है ना। देखो आर्कटिक रीजन के अंदर बहुत सारी ठंड है, तो इवन जो सरफेस जो ग्राउंड होता है ना, वहाँ पर भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं ना, वो भी फ्रोजन हो जाते हैं। तो ऐसा ग्राउंड जो कि 2 या 2 से ज़्यादा सालों के लिए फ्रोजन रहता है ना, तो उसी को परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। परमाफ्रॉस्ट के अंदर क्या होता है, रॉक, सॉइल, सेडिमेंट्स और बहुत सारा अमाउंट्स होता है आइस का, जो कि एक साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। कुछ परमाफ्रॉस्ट जो होता है ना, वो फ्रोजन होता है 10 और 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक, ठीक है। अब फिर वो बोल रहे हैं कि परमाफ्रॉस्ट के ऊपर था, तो लीक हुआ कैसे फिर, ठीक है। क्या होने लगा ना कि इसके ये जो था ना वीकेंड हो गया था, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के कारण वो जो वहाँ पर फ्रोजन रीजन था ना, वो वीक होना स्टार्ट हो गया था। इसी के कारण जो पिलर्स थे ना इस प्लांट के, वो सिंक कर गए, ठीक है। जैसे पिलर सिंक हुए, कंटेनमेंट के अंदर लीक हो गया था। 29 मई को लीक हो गया था। रिपोर्टर्स ने कहा है कि 20,000 के आसपास जो डीजल है वो रिलीज़ हो गया अंबरनाया रिवर के अंदर, जो कि अभी तक 12 किलोमीटर सरफेस के ऊपर ड्रिफ्ट कर चुका है। रशिया ने अभी तक क्या किया है, जांच पड़ताल स्टार्ट कर दी है। बूम ऑब्स्टेकल लगा दी थी, लेकिन फिर भी इतना रोक नहीं पा रहे हैं। 3 लोगों के प्रति क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। क्लीन अप एफर्ट स्टार्ट कर दिए हैं। एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट लोग ये बोल रहे हैं कि रिवर को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत डिफिकल्ट है क्लीन करना, क्योंकि बहुत शैलो वाटर है, रिमोट लोकेशन है, वहाँ पर लोग या फिर लाइवलीहुड इतना ज़्यादा है नहीं। मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा है स्पिल का, यानी कि कंटेंट में कितना ज़्यादा ऑयल स्पिल हो गया ना। ये सेकंड लार्जेस्ट ऑयल लीक हुआ है मॉडर्न रशिया की हिस्ट्री के अंदर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, इसके साथ ही चेरनोबिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। चेरनोबिल की तो डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। वो वर्ल्ड का एक वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था चेरनोबिल के अंदर। चेरनोबिल एक रीजन है वहाँ पर रशिया में। इसके ऊपर हॉटस्टार पे डॉक्यूमेंट्री है, बहुत ही खूबसूरत है। इतनी एंगेजिंग डॉक्यूमेंट्री इवन मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। उसको एमी अवार्ड भी आई थिंक मिला हुआ उस डॉक्यूमेंट्री को। तो जो डैमेज है आर्कटिक वाटर बेस का, ये कुछ 6 बिलियन रूबल्स यानी कि 76 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास का इसमें डैमेज हुआ है। इसमें एक्सक्लूड करते हैं एटमॉस्फेरिक डैमेज, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज और सॉइल पोल्यूशन के कारण होता है। इन्होंने इंस्टॉल किए थे बॉय जो हेल्प करते हैं कलेक्ट स्मॉल पार्ट ऑफ पॉल्यूशन, और नियरली जो डीजल फ्यूल है वो एनवायरनमेंट में रहेगा। व्हाट इज द ऑयल स्पिल मीन फॉर परमाफ्रॉस्ट। अच्छा, परमाफ्रॉस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। नॉरिल्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये जो कंस्ट्रक्टेड है ना, ये परमाफ्रॉस्ट के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है, और ये थ्रेट एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि आइस वहाँ पर मेल्ट हो रही है क्लाइमेट चेंज के कारण। ये जो डीजल लीक हुआ है, इससे लोकल इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अंबरनाया जो रिवर है वो फ्लो करती है पाइसिना लेक के अंदर। जो रिवर पाइसिना पे मैंने अभी आपको मैप में ऊपर दिखा भी दिया था। ये रहा देखो पाइसिनो लेक, ये रही अंबरनाया रिवर, ये रही पाइसिना रिवर, ठीक है। साइबेरियन पेनिनसुला ये रीजन है इसके अंदर ही, ठीक है। और ये सारे के सारा कारा सी के टच होके होता है, जो कि आर्कटिक ओशन का पार्ट है। लोकेशन मैप के ऊपर बतानी है तीनों की, पाइसिना लेक, कारा सी और अंबरनाया रिवर। अभी भी हम लोगों ने देख लिया। आर्कटिक सर्कल की कंट्रीज कौन सी है, आर्कटिक काउंसिल क्या होता है, और इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। व्हेलिंग मतलब ये व्हेल को बचाने के लिए होता है। ये तीनों मैं आपको एक बार दूसरी स्लाइड्स में दिखा देता हूँ। अपने फ़ोन के अंदर मैं आप लोगों को इंटरनेट चला के दिखा रहा हूँ। देखो क्या कमाल की बात है ना। आर्कटिक काउंसिल है ना, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो प्रमोट करता है कोऑपरेशन आर्कटिक रीजन के अंदर, ठीक है। नॉर्वे के अंदर इनके हेडक्वार्टर्स हैं। 19 सितंबर 1996 में ओटावा कनाडा के अंदर ये फॉर्म हुआ था। मेंबर कौन से हैं, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स क्यों, क्योंकि जो अलास्का है ना वो इसका पार्ट है। अच्छा, अलास्का एक टाइम में रशिया का पार्ट हुआ करता था। यूएस ने अलास्का को रशिया से खरीदा था पैसे देकर, ठीक है। गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, वहाँ पर आपस में जो भी कोऑपरेशन करना होता है आर्कटिक रीजन के अंदर वो आर्कटिक काउंसिल करता है।
इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है ये इंटरनेशनल बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग, ठीक है। ये इसको वाशिंगटन डीसी के अंदर साइन किया गया था। डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसी के साथ बताता हूँ रशिया के फ्लैग में यूएस के फ्लैग में जो 50 स्टार्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूएस के 50 स्टेट्स को। 1946 में ये बनी थी। इसकी हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज में यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और रेबेका लैंड इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। ये हमारा इंटरनेशनल व्हेलिंग काउंसिल है, ठीक है। मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ व्हेल्स उन सब के लिए होता है। आर्कटिक सर्कल मैंने आपको कहा था, आर्कटिक सर्कल की कंट्रीज पूछी थी हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखो ये हमारा आर्कटिक सर्कल है यानी कि नॉर्थ पोल। यहाँ कनाडा है, यहाँ पर यूएस का अलास्का है। ये एक टाइम में रशिया का पार्ट हुआ करता था। रशिया ने इसको इसलिए बेच दिया था क्योंकि यहाँ पर एक्सेस करने में दिक्कत होती थी। यहाँ बहुत एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती है, प्लस में रिसोर्सेज इतने होते नहीं हैं। यूएस ने सोचा था कि कहीं ना कहीं इसको मिलिट्री बेस की तरह या फिर बाकी पर्पजेस के लिए यूज़ कर लेंगे, इसलिए यूएस ने इसे खरीद लिया था। यहाँ पर ग्रीनलैंड भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, फिर रशिया का पूरा रीजन है। ये सारे के सारे आर्कटिक कंट्रीज हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। सुंदरबन डेवेस्टेटेड बाय साइक्लोन एम्फान। अभी एम्फान जो साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल के अंदर, और उसके बाद आया है निसर्ग जो कि अरेबियन सी में आया है। तो अम्फान के कारण सुंदरबन के अंदर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट स्पेशली। अच्छा, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? देखो ग्रुप ऑफ ट्रीज होते हैं श्रब्स और हर्ब्स के, जो कि बेसिकली कोस्टल इंटरटाइडल जोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही अच्छे फॉरेस्ट होते हैं, इंडिया के अंदर काफ़ी मैटर करते हैं ये। सुंदरबन डेवस्टेशन का मैटर क्या है? 28% सुंदरबन जो है वो डैमेज हो चुका है। मिलियंस ऑफ लाइव्स थी वो तबाह हो चुकी हैं। मिलियंस ऑफ लाइव्स के अंदर ह्यूमन लाइफ इतनी काउंट नहीं होती है, फ्लोरा, एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ को भी काउंट किया जाता है। बहुत सारे प्लांटेशन ड्राइव चलाने के बावजूद भी इतने साल लगे थे कि मैंग्रोव को रिस्टोर करने में। और एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि मैंग्रोव जो थे ना, सिर्फ विंड की स्पीड को ही रिड्यूस नहीं करते थे, बल्कि जो वेव्स की जो आती थी ना बहुत सारी, उनको भी कहीं ना कहीं ब्रेक कर देते थे, ठीक है। सुंदरबंस कैसे इफेक्ट हुआ है? साइक्लोन एम्फान जो कि 20 मई को हिट किया था, उसने बहुत सारी हैवी रेन्स हुई थी, बहुत सारा मैसिव स्टॉर्म था, सस्टेन्ड जो विंड थी कहते हैं 170 किलोमीटर के आसपास की उनकी स्पीड थी। तो ये ट्रॉपिकल सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में फॉल करता था, ठीक है। वो पास करके गया था सुंदरबन से, उसको पूरे को डैमेज करते हुए। ये जो लाइव्स थी उन्होंने एस्टिमेट किया कि 4.5 मिलियन पीपल जो रीजन थे वो सारे के सारे इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम के अंदर रहते थे। फ्रेजाइल मतलब होता है वीक। फार्मिंग, फिशिंग, कलेक्टिंग हनी, टूरिज्म, ये सारे के सारे वहाँ की एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर अवेलेबल है सुंदरबन के अंदर। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज के कारण इनकी सबकी लाइफ जो है बहुत हार्ड होती जा रही है। साइक्लोन एम्फान ने डैमेज किया ऑलमोस्ट एंटायर लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर का एक नाइलॉन फेंस लगाया था, जिसके कारण जो टाइगर्स थे वो ह्यूमन हैबिटेशन में नहीं आते थे। तो साइक्लोन एम्फान ने ऑलमोस्ट उस पूरे 100 किलोमीटर के नाइलॉन फेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ एम्बैंकमेंट्स, जो रुकावट वगैरह लगा रखी थी ना, उनके कारण क्या हुआ, जो सॉल्ट वाटर है ना वो सारा का सारा लैंड के ऊपर आ गया है, ठीक है, जिससे भी लाइवलीहुड वगैरह वो सारी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। सलीन वाटर जो है वो फ्रेश वाटर के फिश को किल कर देता है जो कि पॉन्ड्स में होती हैं। तो जो उतने भी सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थे ना वो सारे के सारे डिसअपियर हो गए हैं, ठीक है। और लैंड जो है अगले आने वाले 5 साल तक कल्टीवेशन उस पर नहीं की जा सकती। कोविड-19 का भी इसके ऊपर बहुत सारा रिजल्ट हुआ है। कोविड-19 की जो कॉम्प्लिकेटिंग रिलीफ वगैरह थे ना, साइक्लोन के कारण जो विलेजर्स थे वो सारे के सारे क्राउडेड स्टॉर्म शेल्टर्स के अंदर इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि क्या कर सकते थे, इतनी जगह ही नहीं होती है। तो अथॉरिटीज़ को डर था कि वायरस स्प्रेड करेगा। जैसे स्टॉर्म गायब होता है पता चलता है कि वहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो केसेज हैं वो सडनली अपसर्ज कर गए हैं। 5,500 केसेज हैं जिसमें 300 डेथ हो चुकी है, और 3,103 केसेज और 181 डेथ हुए थे जिस दिन साइक्लोन आया था उस दिन। इतने केसेज और इतनी डेथ। सुंदरबन की बात करते हैं। सुंदरबन के अंदर क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स का ग्रुप्स है, नेटवर्क है रिवर्स का, और गंगा और ब्रह्मपुत्र का वो माउथ है। माउथ मतलब वो होता है जहाँ पर रिवर जो है वो ओशन से मिलती है, एंड होती है रिवर, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश दोनों में स्प्रेड है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रॉयल बंगाल टाइगर इसकी शान है। लोकेटेड ऑन द सदर्न वेस्ट पार्ट के ऊपर डेल्टा की, यानी कि ये हमारा इंडिया का मैप है। ये आपको थोड़ा सा रफ आइडिया लगेगा। इस रीजन के अंदर यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल है, यहाँ हमारा उड़ीसा है। इस रीजन में पूरा का पूरा जो है ये सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। लोकेटेड इन द सदर्न वेस्ट पार्ट इंडियन सुंदरबन जो डेल्टा है इसमें 60% कंट्री के टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। ध्यान रहे पूरा का पूरा ये स्टैटिस्टिकल डेटा आपको पूरा रटा होना चाहिए ये वाला सुंदरबन के बारे में। 60% इंडिया के मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो सुंदरबन में होते हैं। ये 27th रामसर साइट है इंडिया की, जिसका एरिया है 4,23,000 हेक्टेयर, ठीक है। और ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड है कंट्री का हमारा। उसी के साथ ही एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इंडिया के अंदर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा चाइना और इटली में है। रॉयल बंगाल टाइगर का होम भी है ये। हाँ, इट इज़ ऑल्सो होम टू लार्ज नंबर ऑफ रेयर और ग्लोबल
ग्लोबली थ्रेटन स्पीशीज़, यार ये पूरा इन्होंने बोल्ड में लिख रखा है ना, और इसमें इन्होंने स्पीशीज़ के नाम लिख रखे हैं। मैं पढ़ के बताऊँगा, कोई पॉइंट नहीं है, पर मैं ये बोलूँगा इसको प्लीज़ ये तो स्क्रीनशॉट करके सेव कर लो, पर बेटर होगा कि नोट्स में ये वाला पार्ट लिख लो अपना, ठीक है। ये इनके नाम आपको सच में पता होने चाहिए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सुंदरबन से रिलेटेड आ गया कोई क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड आ गया, रामसर साइट से रिलेटेड आ गया, साइक्लोन एम्फान से रिलेटेड आ गया, कुछ भी कोई क्वेश्चन आ गया, वो क्या कहते हैं हमारा नेशनल एनडीएमए की गाइडलाइंस में कुछ आ गया, कहीं भी कुछ भी आ गया ना, ये वाले जो पूरे पॉइंट्स हैं ना, 6 पॉइंट्स, ये हर जगह यूज़ कर सकते हो, हर जगह। इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट अबाउट सुंदरबंस। सुंदरबंस क्या होते हैं बता दिया, मैंग्रोव क्या होते हैं बता दिया, फ्लोरा फोना इसी पार्ट में लिखा हुआ है। साइक्लोन्स की नेमिंग कैसी होती है, इंडियन रीजन के अंदर आईएमडी करता है, 13 कंट्रीज़ की लिस्ट है, टोटल मिला के 169 नेम्स हैं। 2018 तक 8 कंट्रीज़ थी इस रीजन के अंदर, और 2018 में 5 कंट्री और आ गई, तो 13 कंट्रीज़ मिलकर बनाती हैं। वर्ल्ड वाइड 6 रीजन्स हैं, आईएमडी उसमें से एक है। और अरेबियन सी और ये क्या कहते हैं बे ऑफ बंगाल, इन सब की जो नेमिंग वगैरह होती है आईएमडी के थ्रू होती है। वर्ल्ड के अंदर ओवरऑल डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो नेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिसेंट साइक्लोन्स बीओबी रीजन में एम्फान आया बिल्कुल रिसेंट। यूएपीए एक्ट पहले भी आया था, अब फिर से आ गया क्योंकि ये रिसेंट अपडेट हुआ इसमें। पुलिस ने एफआईआर फाइल की है देवंगना कलिता, जिसको जो एसोसिएटेड है पिंजरा तोड़ ग्रुप्स के साथ, और इनको यूएपीए के अंडर कम्युनल वायलेंस फैलाने के लिए जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए थे फरवरी के अंदर, इन लोगों के प्रति एफआईआर फाइल की गई है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं किसको जेल में डाला गया है या फिर किसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूएपीए क्या है। 1967 में इसको पास किया था। ये लॉ एम करता है इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ यूएपी एक्टिव एसोसिएशंस इंडिया के अंदर, यानी कि गैर कानूनी एक्टिविटी, जो भी अनलॉफुल मतलब होता है गैर कानूनी। ये जो एक्ट असाइन करता है एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बहुत ही इसलिए इसको ड्रैकोनियन लॉ की कैटेगरी में डाला गया है, जिसके कारण सेंटर की इच्छा होती है भैया कौन सी गैर कानूनी एक्टिविटी कैसे लगानी है, ऑफिशियल गेजेट के साथ डिक्लेयर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि फांसी और जो उम्र कैद जो होती है हाईएस्ट पनिशमेंट होती है। यूएपी के अंदर इंडियन और फॉरेन नेशनल्स किसी को भी आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। फॉरेन लैंड के ऊपर भी जाके अगर आप करोगे ऑफेंडर हो तो वहाँ के लिए भी हम लोग इसको एप्लीकेबल करते हैं। हालांकि ऑब्वियस सी बात है इंडिया के जो नेशन से कनेक्टेड वो कोई क्राइम होना चाहिए। यूएपी के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है ना, वो एक चार्जशीट फाइल करती है मैक्सिमम 180 डेज यानी कि 6 मंथ्स के अंदर, और इसका जो एक्सटेंशन करना होता है उसके लिए कोर्ट को पहले इन्फॉर्म करना पड़ जाता है। अमेंडमेंट हुए थे इसके अंदर कुछ 2004 के अमेंडमेंट हुए थे, उसमें उन्होंने इसको टेररिस्ट एक्ट की कैटेगरी में भी डाल दिया था, और जो ऑफेंसेस थे ना उनको बैन, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, स्पेशली जो कश्मीर रीजन के अंदर काफ़ी कुछ हो रहा था उन सबको बैन करने के लिए, ठीक है। उसमें 34 आउटफिट्स को उन्होंने बैन किया था। 2004 तक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रेफर किया गया था कि वो एक्शंस रिलेटेड टू सेसेशन एंड सेसेशन ऑफ टेरिटरी। अगस्त के अंदर पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया था कि ये यूएपीए है ना, इसका अमेंडमेंट बिल 2019 आया था, इन्होंने डेजिग्नेट किया था इंडिविजुअल को भी आप टेररिस्ट कर डिक्लेयर कर सकते हो ऑन द ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट, यानी कि एक्ट में जो भी कुछ प्रोवाइडेड है अगर वैसा कुछ हो रहा है तो आप किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो यूएपीए यूज़ करके। ये बहुत 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 ड्रैकोनियन लॉ है एक्चुअली। रिसेंटली जो एंटी-सीए के प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों को इसने जेल के अंदर डाला है। अच्छा, यूएपीए का नाम डालोगे ना विकिपीडिया के ऊपर, एक लिस्ट है, गिने चुने लोगों को डाला हुआ है वैसे तो, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे हाईलाइटेड हैं। तो जो लोग इस यूएपीए के अंदर चले गए ना, अगर कहीं उनके ऊपर लग गया है तो बहुत मुश्किल होता है, बेल तो मिलती भी नहीं किसी हालत में भी आपको, तो इतना बेकार लो है ये। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा न्यूज़ में, जामिया की एक स्टूडेंट है सफूरा जरगर, शी इज़ अ प्रेग्नेंट गर्ल एंड शी इज़ बीइंग सस्पेक्टेड एंड शी वाज द वन हु इन्वॉक्ड वायलेंस इन ऑल दिस रीजन्स, ऐसा पुलिस का कहना है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, शी इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी, उनको बेल नहीं हो रही है अभी तक, ठीक है। बीइंग प्रेग्नेंट एंड बीइंग टू दिस लॉकडाउन रीजन, शी इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, उसको बेल नहीं हो रही है, ठीक है, किसी भी हालत के अंदर। तो ये बहुत ही खतरनाक लॉ है, ठीक है। इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं जो भी एक्ट के अंदर प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग। एक्ट जो है एम्पावरमेंट देता है, जो डायरेक्टर जनरल है एनआईए के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, वो अप्रूवल देते हैं किसी की भी जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसको सीज करना, यानी कि जब्त वगैरह करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये एक्ट एम्पावर करता है जो ऑफिसर्स हैं एनआईए के, जो कि इनके रैंक इंस्पेक्टर या फिर उससे अबव की होती है, वो इन्वेस्ट करते हैं केसेस जो टेररिज्म के होते हैं, ठीक है, और कंडक्ट करते हैं उसको डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और उसके अबव की जो रैंक के ऑफिसर जो होते हैं। इस यूएपीए के एक्ट के ऊपर ना बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। इसको बहुत बार मिसयूज़ भी किया गया है और अब्यूज़ भी किया गया है, यानी कि यही इसके बारे में कि इसको मिसयूज़ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास ना अनरिस्ट्रिक्शन वाली पावर्स होती है, ठीक है।
और इसको यूज़ कर सकते हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट के खिलाफ, यानी कि एक गवर्नमेंट जो रूलिंग है वो उसको अनरूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ यूज़ कर सकती है कभी भी। सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट के खिलाफ यूज़ कर सकती है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। 2019 के अमेंडमेंट के अंदर अनफेटेड पावर मिलती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। अनफेटेड का मतलब होता है कि उनके पास इतनी पावर है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उस एजेंसी के ऊपर। ये जो लॉ है ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट भी है, क्योंकि जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट आती है 7 शेड्यूल के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन इसमें पावर मिल जाती है पुलिस को यूज़ करने की सारी सेंटर को। तो क्या करने की ज़रूरत है, जो एंटी टेरर लॉज है ना, इनको ज़रूरत है कि ये लोग दे शुड नॉट बी यूज टूल टू साइलेंस द क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार की निंदा करते हैं, सरकार के बारे में जो आलोचना करते हैं, उन सबको शांत करने के लिए इस टूल का यूज़ नहीं करना चाहिए। एक कमेटी का सेटअप करना चाहिए जो एग्जामिन करेगी और सुपरवाइज करेगी। जो भी किसी को भी अगर इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर करना है ना, तो उन सब की पॉलिसी, उन सब का जो प्रोविजन है वो सबको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर देगी इस लॉ को यूज़ करके। उसके लिए कमेटी बनाई जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करे प्रॉपरली। आर्बिट्रेरीनेस अंडर द लॉ शुड बी चेक थ्रू जुडिशियल रिव्यू। एक जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए ताकि आर्बिट्रेरीनेस यानी कि मनमानी नहीं चले सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, ये हो गया है। देखो दोस्तों 7 जून को संडे होता है, दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ, इनसाइट के ऊपर न्यूज़ आती नहीं है तो मैं भी अपलोड नहीं कर पाऊंगा। पर अब मेरे पास टाइम मिल गया कि अब मैं वो करंट अफेयर्स का जो जिस्ट है ना, 40 टॉपर्स का जो मैंने जिस्ट बना रखा है, वो डेटा मेरे पास लिखा हुआ है। अब मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो कल आपको वीडियो पक्का 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 मिल जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स की। और होपफुली मैं उसके अंदर एक आंसर राइटिंग का सैंपल भी आपको लेके दिखाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसका सीक्वेंसिंग कैसे बनानी है, एक दिन के अंदर क्या कुछ पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, कौन सी वेबसाइट से पढ़ना है, सीक्वेंस में बताऊंगा, नोट्स कहाँ से बनाना है, पूरा करके दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, उसको आप बेशक शेयर कर देना। बाकी तो मैं डिमांड करता नहीं हूँ शेयर वेयर की, लाइक की, कमेंट की। कमेंट में कुछ पूछना होता है तो बोलता हूँ, अदरवाइज कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को तो 10 लोग चाहिए था चैनल के ऊपर, अब तो पता नहीं कितने सारे आ गए, मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, ओके, बाय बाय।